दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आखिर गड़बड़ी कहां पर है। बकायदा एनडीए का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया है और कल इतवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपने भाषण में पूरी श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। इंडिया गठबंधन अपने राजनीतिक जोड़तोड़ से पीछे हट गया है और एनडीए के रास्ते इंडिया गठबंधन को कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। फिर दिक्कत कहां पर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में आगे कोई दिक्कत नहीं है। जिन मुद्दों के सहारे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने अपने मौजूदगी दिखाई है, क्या आने वाली सत्ता उन मुद्दों से हटकर क्या वही सब चाल चलने वाली है? यहाँ एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल सका और जनता ने चेता दिया कि उनको कॉरपोरेट से दूर होकर जनता के जमीनी मुद्दों को भी देखना होगा। इतना उन्होंने वोट के जरिए बता दिया है। लेकिन कॉरपोरेट के बगैर सरकार कैसे चलेगी? पैसा कहां से आएगा? विपक्ष को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इन सब सवालों से थोड़ा पर्दा हटाते हैं और यह जरूरी भी है। बात करते हैं कुछ अहम मंत्रालयों की। जैसे सीबीआई होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, तो होम मिनिस्ट्री किसी दूसरे दल को बीजेपी कैसे दे देगी या दे देगी, ये भी सवाल है। मीडिया सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रालयों की लिस्ट नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू द्वारा बीजेपी को सौंपी गई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्पीकर पद की मांग सामने आ रही। पेच यहां पर फंसा है दोस्तों। अब ईडी और आईटी यह भी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, तो वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अपने ही पास रखेगी या किसी दूसरे दल को देगी, यहां पर भी एक संशय है। इतवार को दिख जाएगा। इसका एक मतलब और भी है कि सीबीआई और ईडी के हवाले देश के कुछ पॉलिटिकल नाम हैं। उन नामों पर तीसरे टर्म में सरकार खामोशी बरत लेगी, यह भी नहीं होने वाला है। जिसमें पहला नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति नाजुक है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी में चले जाएंगे या फिर यूं ही कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपनी साख को बचाएंगे और जेल में नजर आएंगे? क्योंकि आज ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जिसमें 70 से 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रवानगी भी बड़ी तेजी से होगी। यह पहला संदेश तो साफ है, यह मंत्रालय तो भाजपा अपने पास ही रखेगी। दूसरी बात, इस देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म लेबर और लैंड के क्षेत्र में है। लेबर और लैंड का मतलब साफ है, जिन क्षेत्रों में कारपोरेट के लिए ज़मीन चाहिए, इसका लाभ कारपोरेटों को मिलना है, बड़ी इंडस्ट्रियों को मिलना है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में है। यहाँ पर भी आप कोई समझौता करने को तैयार नहीं होंगे और इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या लेना देना है? अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या तमाम नीतियाँ इंडिया गठबंधन के मुद्दों के खिलाफ ही जा रही हैं या फिर जिन मुद्दों के इंडिया गठबंधन ने उठाया उन मुद्दों पर सरकार चलने को तैयार नहीं है या फिर अपने हिसाब से उसकी नई शक्ल में लाकर आपके सामने रख देगी ताकि उसके सामने इंडिया गठबंधन टिक ना पाए। यहीं से सवाल बनता है कि क्या 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन मुद्दों को संसद में रख पाएंगे जिनके जरिए वह नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जिन अहम मंत्रालयों के जरिए तमाम काम होंगे, क्या वह मंत्रालय भाजपा अपने सहयोगी दलों को देगी? और जिन मंत्रालयों के जरिए कारपोरेट को लाभ पहुंचाना है, उससे जुड़े मंत्रालय पीएम मोदी अपने सहयोगी दलों को देगी या नहीं? बात करते हैं विपक्ष की। जिन मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन मुद्दों के जरिए आज की तारीख में वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं और आगे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हैं जहां बीजेपी की हालत नाजुक है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना तो इन मंत्रालयों के बगैर संभव नहीं होगा और सवाल यह भी है कि क्या इस बीच भाजपा के सहयोगी दल इस चीज़ को
स्वीकार करेगा या नहीं, यह भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम भी यह सब वक्त पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरी बार मौका मिला है तो कुछ कामों में तेजी तो आएगी ही। कल शपथ समारोह है, कल मंत्रालय किस किस को मिलेंगे यह वक्त बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।